हेलो एवरीवन, नमस्कार। एमआरएफ एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक शेयर वैल्यू की कीमत 1 लाख रुपए है। अगर आपने इस कंपनी में 1993 में 1100 रुपए डाले होते तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होती। ऐसा क्या किया इस कंपनी ने जो अपने भारतीय बाजार का एक ऐसा लौता शेयर है जिसकी एक शेयर प्राइस की कीमत 1 लाख के ऊपर चली गई। बचपन में हमने एमआरएफ का बैट देखा था। ये सचिन तेंदुलकर के बैट के ऊपर हमेशा लगा रहता था। हमें लगा था कि ये एमआरएफ बैट बनाती है और हम दुकान में जाते थे और सिर्फ यही कहते थे कि भैया हमें एमआरएफ का ही बैट देना, और दुकान वाला भी हमें एमआरएफ का बैट दे देता था। मगर हमें क्या पता था कि एमआरएफ बैट नहीं टायर बनाती है। क्या कारण है कि इन्होंने सचिन को एमआरएफ का बैट थमाया? अपने देश की पहली गाड़ी में जो टायर था वो एमआरएफ का था। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि भारतीय बाजार में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, तो भाई इसी एमआरएफ की शेयर की प्राइस 1 लाख रुपए क्यों पहुंची? ऐसा क्या कर दिया एमआरएफ ने कि जिन्होंने भी एमआरएफ का शेयर उस समय खरीदा वो आज की डेट में करोड़पति बन गया? आइए जानते हैं इनके फाउंडर के.एम. मपल्ले के बारे में, जो घर घर जाके गुब्बारे बेचा करते थे और कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। देश का पहला लाख टकिया शेयर 22 साल में करीब 100 गुना ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। एमआरएफ बना भारत का पहला लाख टकिया शेयर। अब 1 लाख रुपए पर शेयर एमआरएफ का रेट। This blade, it's an extension of me on the field. Connected. बात करते हैं एमआरएफ की। एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री, इनके फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है के.एम. मपल्ले, जो कि गुब्बारे बेचा करते थे। ये बहुत ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उस समय इनके फादर एक फ्रीडम फाइटर थे। अब वो अंग्रेजों के साथ भिड़ जाते हैं और अंग्रेज गुस्से में आके इनकी सारी प्रॉपर्टी, इनका सारा कारोबार जब्त कर लेते हैं और ये सड़क पे आ जाते हैं। इनके फादर को वो जेल में डाल देते हैं। अब सारा भार आ जाता है इनके बेटे के.एम. मपल्ले में। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो घर घर जाकर गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर देते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इनका घर पानी खर्चा निकल रहा होता है, लेकिन इनकी आगे बढ़ने की चाह हमेशा से बनी रहती है। ये हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम गुब्बारे बनाने का काम शुरू कर दे, हम बलून्स मैन्युफैक्चर कर दे। तो इन्होंने बलून मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। अब वो काफी अच्छा चलने लगा। 5-6 साल बीत गए, वो काफी ठीक ठाक चलने लगा, प्रॉफिट भी आने लग गया। भाई अब इनके सारे खर्चे निकलने लग गए, लेकिन फिर भी इनकी आगे बढ़ने की चाह अभी भी खत्म नहीं हुई। अब 1952 में ये अपने एक कजन को मिलते हैं, जो कि ये कहते हैं कि वो ट्रेड टायर में काम करते हैं, उसमें काफी मार्जिन है। अब इनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये ट्रेड टायर होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ ट्रेड टायर होता क्या है। हम जब भी टायर यूज करते हैं तो वो टायर घिस घिस के काफी ज्यादा पुराना हो जाता है, तो उस टायर में एक नई रबर की परत चढ़ाते हैं, जिससे वो टायर नया हो जाता है और मार्केट में फिर से उसे बेच दिया जाता है। इसे हम ट्रेड टायर कहते हैं। तो के.एम. साहब ने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने ये सोचा कि भाई हम रबर का काम तो वैसे ही करते हैं, हम गुब्बारे तो वैसे ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्यों ना गुब्बारे के साथ साथ हम टायर भी मैन्युफैक्चर करना चालू कर दे। इसमें मार्जिन भी अच्छा है, तो इन्होंने ट्रेड टायर का काम शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड टायर में कंपटीशन नहीं था, ट्रेड टायर में काफी कंपटीशन था। और अपने के.एम. साहब का ये मानना था कि भाई कंपटीशन तो पाताल में भी होता है। अगर आप पाताल में मुर्दे भी उखाड़ोगे तो वहां पे भी आपको कंपटीशन मिलेगा। तो कंपटीशन से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता था इनके लिए। तो उस समय एक कंपनी थी डनलॉप, जो कि इनका कॉम्पिटिटर थी। उन्होंने काफी ट्राई किया कि इस कंपनी को वाइप आउट कर दिया जाए। वो ये सोचते थे कि भाई कोई नया नया लड़का मार्केट में आया है, अपने टायर की प्राइस कम कर देंगे तो वो इमीडिएटली वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल खुशी खुशी उस कंपटीशन का सामना करते गए। इनफैक्ट ये अपने कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरे और उस टायर की क्वालिटी को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि एमआरएफ का नाम कैसे पड़ा। 1961 की बात है। उस समय मैन्सफील्ड टायर एंड रबर करके एक यूएसए की कंपनी होती थी, जो कि बहुत ज्यादा यूएसए में एक्सपैंड कर रही थी। उसी साल वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी। इन्होंने उस कंपनी को जाके पूछा कि भाई हम भी टायर बना रहे हैं, एक काम करते हैं कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी के साथ हमें थोड़ा सपोर्ट करो, हम मेहनत करेंगे
और जहां जहां तुम्हारा फैला फैलाया काम है उस नेटवर्क में हमें भी घुसने का मौका दो। वो कंपनी तुरंत तैयार हो जाती है ये सोच के कि हम एक्सपैंड करेंगे और इनके साथ कोलैबोरेट कर लेती है। अब उनकी टेक्नोलॉजी को ये धीरे धीरे समझने लग गए। 1964 हो गया, इंडिया को आजाद हुए 17 साल के करीब हो गए थे। इन्होंने देखा कि भाई इंडिया में काफी कम मोटरसाइकिल्स है, काफी कम कार्स है, तो भाई इससे तो हमारी कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट का काम चालू कर दिया। इन्होंने यूएसए और कनाडा को छोड़ के दुनिया के हर कोने में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि एमआरएफ एक पहली मल्टीनेशनल कंपनी है जो बाहर दुनिया में अपना टायर एक्सपोर्ट करती थी। इनफैक्ट 1967 में इन्होंने यूएसए में भी टायर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये पहली कंपनी थी जो यूएसए में टायर एक्सपोर्ट करती थी। केएम साहब हमेशा से सीखने के शौकीन थे। ये हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते थे। इनका ये मानना था कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे हैं और तुम टेक्नोलॉजी में आगे हो तो हम तुम्हारे साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर कभी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा। 1973 में एमआरएफ एक पहली कंपनी थी जो टेक्नोलॉजी की मदद से नायलॉन टायर इंट्रोड्यूस करती है। उन्होंने नायलॉन टायर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ये बाकी टायर के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग था और काफी लंबा चलता था। अब इनका ध्यान इंडियन मार्केट की ओर में गया। 1988 में अपने देश की पहली कार बन रही थी जो कि मारुति बना रही थी। इन्होंने फटाफट मारुति के साथ जाके टाई अप कर लिया कि भाई तुम्हारी गाड़ी में एमआरएफ का ही टायर आएगा, और बाकी और कंपनियों के साथ जाके टाई अप किया। आज भी महिंद्रा हो या टाटा हो, जनरल मोटर्स हो या यामाहा हो, इन सब के लिए एमआरएफ ही टायर बनाती है। 1991 तक आते आते इन्होंने ट्रक, बस से लेकर बाइसाइकिल तक के लिए टायर बनाना शुरू कर दिया था। आप ये सोचिए आज से 50 साल बाद भी डीजल और पेट्रोल कारें बंद हो जाएंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक कार चलनी चालू हो जाएगी, लेकिन टायर कभी भी बंद नहीं होंगे। टायर हमेशा रोड पे चलेंगे भाई साहब, और घिस घिस के हमेशा नए टायर की जरूरत पड़ती रहेगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। इन्होंने सोचा कि हम क्यों खाली टायर के बिजनेस में रहे। मौका मिलते ही इन्होंने और काम में हाथ डाला। इन्होंने टॉयज बनाना शुरू कर दिया। ये हैसब्रो कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है, जिनके साथ मिलकर ये टॉयज बनाती है। और आज भी वार्नर ब्रदर्स और लीगो के लिए ये एमआरएफ कंपनी ही है जो टॉयज बनाती है। यहाँ तक कि फैक्ट्री और एयरपोर्ट में जो कन्वेयर बेल्ट होते हैं जो कि आपका सामान आप तक पहुँचाते हैं, ये वो बेल्ट भी एमआरएफ ही बनाती है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। दुनिया में दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एक होती है ब्रांड मार्केटिंग। भाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग वो होती है कि जहां पे मार्केटिंग में आपने 200 रुपए डाले और इन रिटर्न उसके बदले आपको 500 रुपए का सेल हो गया। अब यहाँ पे आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन ब्रांड मार्केटिंग होती है जहां पे आपको ब्रांड वैल्यू बनाना होता है। इनका फोकस ब्रांड मार्केटिंग में था। इनका मानना ये था कि सेल वेल तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन हमारे ब्रांड को गली गली में बच्चा बच्चा जानना चाहिए। अब होना क्या था, तो इन्होंने उस समय की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग गेम जिसका नाम क्रिकेट है, इनफैक्ट वो एक तरह से रिलीजन है, उसमें अपना हाथ डाला। इन्होंने उस समय के विश्व गुरु सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के बैट में अपना एमआरएफ का ब्रांड छाप डाला। हम सबको ये लगा था कि भाई सचिन का बैट एमआरएफ बनाती है, जो एमआरएफ है वो बैट मैन्युफैक्चरर है। तो हम सब दुकान में जाते थे और सिर्फ एक ही बात बोलते थे, भैया वो एमआरएफ वाला बैट देना, और दुकानदार भी हमें एमआरएफ वाला बैट थमा देता था। लेकिन हम सबको ये कहां पता था कि एमआरएफ बैट नहीं टायर बनाती है। अब सचिन तेंदुलकर जितने भी चौके छक्के मारते थे, हम सबको लगता था ये सिर्फ एमआरएफ की वजह से मारते हैं। तो एमआरएफ जब मार्केट में टायर लाया तो हमें ये लगा कि इनका टायर भी सचिन तेंदुलकर के बैट की तरह बेस्ट ही होगा। एमआरएफ की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। यहाँ काम कर गया इनका ब्रांड वैल्यू। अब बात करते हैं आपके असली सवाल का। भाई आपके दिमाग में ये पक्का आता होगा कि भाई दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, तो फिर एमआरएफ के ही शेयर वैल्यू की कीमत 1 लाख रुपए क्यों पहुंची? अब देखो, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, प्रॉफिट आता है, उसके शेयर प्राइस हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस 2000 या 3000 या 5000 पहुंच जाता है, तो वो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है, जिससे कि उसकी शेयर प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन उसकी शेयर प्राइस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यही करती है बाकी की बड़ी कंपनियां। जैसे कि अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपए चला गया और मेरे पास उस कंपनी के 10 शेयर है, तो वो जब शेयर स्प्लिट होगा तो 1000 रुपए से गिर के उसका प्राइस 500 रुपए आ जाएगा
और मेरे पास जो 10 शेयर है उसकी क्वांटिटी बढ़ के 20 हो जाएगी, तो मेरे पास उतने ही वैल्यू के शेयर रह गए, लेकिन वो शेयर का प्राइस गिर गया, जिससे कि आम आदमी उसमें इन्वेस्ट कर पाए, वो शेयर उनके रीच में आ पाए। मगर एमआरएफ इस पे बिलीव नहीं करता। एमआरएफ का यह मानना है, हम नहीं चाहते कि हमारी शेयर की इतनी खरीद बिक्री हो, हमारा शेयर प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करे। तो इन्होंने ये सोचा कि हम अपने शेयर को कभी भी स्प्लिट नहीं करेंगे। इनफैक्ट एमआरएफ ने लास्ट बोनस जब इशू किया था वो था 1970 में और दूसरी बार 1975 में। आज लगभग 50 साल हो गए हैं। एमआरएफ ने अपने कोई भी शेयर को स्प्लिट नहीं किया या उन्होंने कोई भी शेयर बोनस इशू नहीं किया। अब इसके नुकसान भी है भाई। इसमें क्या होता है कि अगर एक शेयर की प्राइस 1 लाख रुपए पहुंच गए तो वो आम आदमी के रीच के बाहर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक शेयर लेने के लिए उसको मिनिमम 1 लाख रुपए उसके जेब में चाहिए। अब यही अगर मेरे पास 10,000 रुपए है तो मैं वो शेयर नहीं खरीद सकता, राइट? तो इसीलिए हमेशा स्प्लिट करना बेटर होता है। मगर केएम साहब का ये मानना है कि भाई उस टाइम में जिन्होंने भी उनके शेयर खरीद लिए, उस शेयर की कीमत हमेशा बढ़ती जाएगी, वो हमेशा करोड़पति बन ही जाएंगे और हमेशा शेयर बढ़ता ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एमआरएफ एक लौता शेयर है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है? ऐसा नहीं है। आपने वॉरेन बफे का तो नाम सुना ही होगा भाई। उनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे की भी यही स्ट्रेटेजी है। आज उनकी एक शेयर प्राइस की कीमत 4 करोड़ के ऊपर है। हो गए ना गुगली। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने एमआरएफ कंपनी के बारे में काफी जानकारी दे दी। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और हाँ, ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस। धन्यवाद।